अंदर स्पेक्ट्रम वर्ड सुना होगा, लाइट स्पेक्ट्रम सुना है। लाइट स्पेक्ट्रम तुमने देखा होगा कि सभी लाइट के अंदर जितनी भी वेवलेंथ होती है उनको अलग अलग कर देना, इसी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन स्पेक्ट्रम। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या? एक मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, एक मिनट रुकिए। के अकॉर्डिंग अरेंज करना, जैसे तुमने देखा होगा एक्सरे के बाद तुमने देखा होगा अल्ट्रावायलेट, इन विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, गामा रेज, डेल्टा रेज। इनको अगर हम वेवलेंथ के बेस पर या फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमको इनको अलग अलग अरेंज कर दें तो इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हम ये भी जानते हैं कि प्लांट जो होता है, मेनली जो प्लांट होता है उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर जो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो करेंगे 400 to 700 नैनोमीटर। कौन सी वेवलेंथ वाले को? 400 to 700 वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? यहां तक अब हम जानते हैं 400 to 700 जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। कौन सी लेंथ? वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम आएगा वो आएगा विबग्योर। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, अगर विजिबल लाइट को भी अगर प्रिज्म से हम पास करें तो उसके अंदर आएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर बेटा? और इसको मेनली अगर हम 3 पोर्शन में डिवाइड करें तो देखिए यहां तक हमें ब्लू कलर सा दिखाई देगा, ये वाला रीजन हमें रेड सा दिखाई देगा और ये हमें येलो ग्रीन सा दिखाई देगा, जो अपने काम के 3 रीजन है, ब्लू, रेड और ग्रीन। क्लियर यहां तक? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर लाइट को, विजिबल लाइट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, विजिबल लाइट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो दिस इज कॉल्ड टू स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। और हमारा सारा फोकस है 400 to 700, जिसी को हमने बोला है पार्क, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसी रीजन के अंदर मेनली फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है 400 to 700। प्लांट्स की बात करें, बैक्टीरिया में तो इंफ्रारेड में भी हो जाता है, अल्ट्रावायलेट में भी हो जाता है, लेकिन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन 400 to 700 होगी। और इसमें भी मेनली हमारा फोकस है ब्लू, रेड और ग्रीन। क्लियर है? यहां तक सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया सबको? अब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट के अंदर मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स, ग्रेना थाइलेकोइड हो या स्ट्रोमा थाइलेकोइड हो, ग्रेना। उसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मेनली लाइट एब्जॉर्ब करेंगे 400 to 700। हम देखना चाहते हैं कि 400 to 700 रेंज के अंदर कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और इसी को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो इसी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किस लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किस वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, रिप्रेजेंट इन द ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्स एक्सिस में तो हमने ले ली वेवलेंथ नैनोमीटर में, और वाई एक्सिस में, एक मिनट रुको, वाई एक्सिस में हमने ले ली, वाई एक्सिस में हमने ले ली क्या? एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? तो यहां पर अगर तुम देख पा रहे होंगे तो जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं, या फिर ब्लू कलर से ले लेता हूं, ब्लू कलर का जो है वो देख रहे हैं हम क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए में अगर तुम देखोगे तो वहां पर देखोगे यहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा आया है, ये 400 और 500 के बीच का है, 420 440 के आसपास है। फिर एकदम वेवलेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे ग्रीन लाइट आती जा रही है, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन मिनिमम हो गया है, ग्रीन में लगभग जीरो के अबाउट जीरो हो गया है, एब्जॉर्प्शन जीरो के अराउंड है। फिर रेड लाइट जैसे आती है एब्जॉर्प्शन वापस बढ़ जाता है क्लोरोफिल ए में। तो साफ समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल ए
ब्लू लाइट, ये ब्लू वाला पोर्शन है और ये रेड वाला पोर्शन है। तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू में कर रहा है और रेड में कर रहा है, और ग्रीन लाइट के आसपास तो 0 कर रहा है। क्लियर है? दूसरा हम लेते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी को हम देख रहे हैं तो ये भी ब्लू लाइट के आसपास ही एब्जॉर्प्शन करता है मेनली। कौन सी लाइट के आसपास? ब्लू लाइट के आसपास। लेकिन थोड़ा सा ब्लू लाइट से ऊपर आगे की तरफ है, थोड़ी सी वेवलेंथ ज्यादा है कंपेयर टू क्लोरोफिल ए के, लेकिन करता तो ब्लू लाइट में एब्जॉर्प्शन। और ये भी ग्रीन लाइट में 0 करने लग जाता है, मतलब बहुत कम करने लग जाता है, और वापस रेड लाइट में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो क्लोरोफिल बी का भी एब्जॉर्प्शन हमें कहां देखने को मिलता है? ब्लू और रेड के। लेकिन अगर हम दूसरा पिगमेंट्स लें जिसको हम बोलते हैं कि हमने ले लिया कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स को अगर हम देखो, ब्लैक कलर से बना रहा हूं, तो हम देख रहे हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में आ रहा है, मतलब ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। साथ में ये ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा क्लोरोफिल बी और ए नहीं कर पा रहे थे, और एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और फिर और आगे वेवलेंथ और बढ़ाएं तो फिर 0 हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर रहा। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्लोरोफिल ए और बी ब्लू और रेड लाइट में एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ए और बी में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है ए और बी के स्ट्रक्चर में। लेकिन कैरोटेनॉइड्स जो होता है वो ब्लू में तो कर ही रहा है, साथ में ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है कैरोटेनॉइड्स। यहाँ पर हमने 3 पिगमेंट्स लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हम देख रहे हैं कि सभी पिगमेंट एक ही टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसको हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए इसको बोला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहां देखने को मिल रहा है, तो आंसर जाएगा ब्लू और रेड। ब्लू रेड में भी मेनली किसको कर रहा है? ब्लू को कर रहा है। क्लियर? तो पढ़ते हैं। ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब लाइट डिफरेंट वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू लाइट एंड अनदर एब्जॉर्प्शन पीक इन रेड लाइट। तो इसका क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हो गया? ब्लू रेड। क्लोरोफिल बी का पूछे तभी ब्लू रेड ही जाएगा। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब कभी कभी स्टूडेंट जैसे क्लास से पढ़ के निकलते हैं, तो कभी कभी स्टूडेंट पूछ लेता है, सर ये कैसे मेजर किया होगा, ये कैसे मेजर किया होगा, ऐसे कैसे कर दिया होगा? सर ये तो समझ में आ गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है पिगमेंट्स का, उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब लाइट का स्पेक्ट्रम लिया विबडोर, और उसमें कहां कहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सर ये समझ में आ गया, लेकिन कैसे किया होगा सर, ये साइंटिस्ट ने क्या किया होगा ऐसा? तो इसको समझते हैं। 5 मिनट हम बकवास बातें करते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आता, रटना नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं। इधर देखिए कैसे समझते हैं, इधर देखिए। हमने लिया ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब का पर्टिकुलर नेम होता है, टेस्ट ट्यूब बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हम तो टेस्ट ट्यूब बोल रहे हैं। इसके अंदर हमने लैब के अंदर क्लोरोफिल ए को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करके सॉल्यूशन बना के टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया। क्यूबेट होती है ये ना, इसके अंदर फिल कर दिया, आइसोलेट। यहां पर हमने लिया लाइट सोर्स, जिससे लाइट निकल रही है, और लाइट सोर्स जो लिया हमने लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक लाइट जानते हो ना, जैसे मैंने बटन दबाया तो सिर्फ निकलनी चाहिए ब्लू लाइट, मैंने रेड लाइट का बटन दिया तो ओनली रेड लाइट वाली वेवलेंथ ही निकलनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकलनी चाहिए। क्लियर? फिर यहां से जो लाइट निकली उसको सेंस किया हमने, यहां लगाया डिटेक्टर। डिटेक्टर का पर्टिकुलर नाम होता है CCD, ऐसे कुछ नाम होते हैं, बहुत सारे नाम अलग अलग होते हैं। डिटेक्टर लगाया,
सिंपल तरीके से समझा रहे हैं हम। डिटेक्टर लगाया, सेंसर बोल दीजिए, डिटेक्टर बोल दीजिए, डिटेक्टर लगा दिया। इस डिटेक्टर को एक मीटर से कनेक्ट किया या डेस्कटॉप से कनेक्ट किया? यह डेस्कटॉप में मीटर है, इधर 0, इधर 100, मिनिमम मैक्सिमम। यह डिटेक्टर मेजर करेगा वेवलेंथ मतलब इंटेंसिटी को। डिटेक्टर मेजर करेगा इंटेंसिटी को। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका फ्लुएंस, उसका जो फ्लुएंस आएगा मीटर के अंदर वो ज्यादा आएगा, और जिसकी इंटेंसिटी कम है वो 0 की तरफ आएगा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी उसका 100 की तरफ आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्लोरोफिल ए लिया। क्लोरोफिल बी में हमने देखा, सबसे पहले हमने लाइट डाली ब्लू लाइट, मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट डाली। तो ब्लू लाइट डाली तो ब्लू लाइट का जो मीटर में शो कराया वो मिनिमम हुआ। ब्लू लाइट का जो है वो मिनिमम आया, 0 के अराउंड आया, 0 बिल्कुल 0 नहीं, 0 के आसपास आया। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ब्लू लाइट डालने पर उसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने? क्लोरोफिल ए ने। जब क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लिया तो मतलब डिटेक्टर के पास ब्लू लाइट की इंटेंसिटी कम गई या ज्यादा गई? कम गई, क्योंकि एब्जॉर्ब किसने कर लिया? क्लोरोफिल ए ने। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाऊं, तो मैंने यहां ली ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट में एब्जॉर्प्शन ऐसा आया। फिर उसके बाद मैंने ली ग्रीन लाइट, समझने की कोशिश करना बेटा। ग्रीन लाइट मैं देख रहा हूं, ग्रीन लाइट जो होता है उसको मैक्सिमम कर दिया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है, बिल्कुल उसको रोका नहीं है, उसको रिपेल्ड नहीं किया है। ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं किया है। तो डिटेक्टर के पास ग्रीन लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो ज्यादा मिलेगी तो मीटर में 100 की तरफ आएगा। तो 100 की तरफ आया, क्यों आया? क्योंकि क्लोरोफिल ए ने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्प्शन नहीं किया। क्लोरोफिल ने ग्रीन लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत कम किया, तो बहुत कम किया तो अराउंड 0 आ गया ग्रीन लाइट के अराउंड में। फिर हमने ली रेड लाइट। रेड लाइट का भी बहुत कम आया, लेकिन ब्लू से थोड़ा सा ज्यादा आया। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन तो ज्यादा कर रहा है लेकिन ब्लू से थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन ग्रीन से तो बहुत ज्यादा कर रहा है। तो ग्रीन के रेड लाइट के अंदर भी एब्जॉर्प्शन पीक आई। हमने इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बन गया कौन सा ग्राफ? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें क्लोरोफिल ए का कहां मिल रहा है? ब्लू में ज्यादा और रेड में भी मिल रहा है, लेकिन ग्रीन में तो बहुत कम मिल रहा है। ऐसे हमने डिटेक्ट किया। अभी क्लोरोफिल ए के साथ बाद क्लोरोफिल बी ले लेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर क्लोरोफिल बी के बाद कैरोटीनॉइड्स ले लेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो रट मत लेना डिटेक्टर ये तो सिर्फ मेजर करने का तरीका है। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये हमारे पास आ गया। तो सभी पिगमेंट्स एक ही तरफ का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं या अलग अलग दिखा रहे हैं? अलग अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि सबका अलग स्ट्रक्चर अलग अलग है। हाँ, क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर लगभग सेम सा है, तो इस सेम सी हमें मिल रही है यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल सेम भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। कलर आपने एमएन से कलर फिक्स होता है मतलब क्या? ये बेटा समझ में नहीं आया। इमरान क्या मतलब कलर आपने मन से लिया या फिक्स्ड होता है? कलर मतलब नहीं, ये वेवलेंथ उसने एक एक करके वेवलेंथ डाली, ऐसे बहुत सारी वेवलेंथ डाली होगी, हमने तो 3 ही ली है।
ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाँ, हमें तो मेनली फोकस वही है। चलिए, एक्शन स्पेक्ट्रम। अब यही वेवलेंथ 400 टू 700 में किसमें ज्यादा एक्शन हो रहा है, उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कह देंगे। कहां पर कितना एक्शन हो रहा है इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू एक्शन स्पेक्ट्रम। अरे प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ पाए या फोटोसिंथेसिस हो पाए। तो फोटोसिंथेसिस कहां पर किस वेवलेंथ पर कितना हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस होना मतलब एक्शन होना। तो कौन सी वेवलेंथ में कितना एक्शन हो रहा है, कितनी वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ में कितना फोटोसिंथेसिस की रेट हो रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लेस या मोर है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, दिस इज इक्वल टू एक्शन स्पेक्ट्रम। अब ढंग से सुनना बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि CO2 जो होता है वो वाटर से रिएक्शन करता है और ये बना लेता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट को मैं CH2O लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। और साथ में प्रोडक्ट बन गया CH2O और साथ में बनता है ऑक्सीजन। तो बताइए, अगर मुझे फोटोसिंथेसिस की रेट को मेजर करना है, अगर मुझे फोटोसिंथेसिस की रेट को मेजर करना है तो मैं क्या प्रोडक्ट की रेट को मेजर कर लूं, पर मिनट कितना प्रोडक्ट बन रहा है वही फोटोसिंथेसिस की रेट होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं चाहूं कि मैंने बोला 1 मिनट में कार्बोहाइड्रेट इतना बन रहा है तो ये रेट हो गई। मैं बोल सकता हूं कि 1 मिनट में ऑक्सीजन इतनी बन रही है तो वो भी रेट हो गई। तो मैं चाहूं तो कार्बोहाइड्रेट को भी पर मिनट मेजर करके रेट पता कर सकता हूं और साथ में मैं ऑक्सीजन को भी पर मिनट जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे मैं फोटोसिंथेसिस की रेट को फाइंड कर सकता हूं। तो मैं फोटोसिंथेसिस की रेट को कार्बोहाइड्रेट मेजर करके भी कर सकता हूं, ऑक्सीजन मेजर भी कर सकता हूं, लेकिन ऑक्सीजन को मेजर करना आसान है, ऑक्सीजन को मेजर करना आसान है। पर्टिकुलर, वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट की रेट पर मिनट कितनी बन रही है, प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी पर मिनट कितनी बन रही है, पर टाइम कितनी बन रही है, दिस इज कॉल्ड रेट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा CO कार्बोहाइड्रेट O2 जितनी ज्यादा बनेगी उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट होगी। तो अगर मुझे फोटोसिंथेसिस की रेट मेजर करना है तो मतलब मुझे ऑक्सीजन बनने की रेट मेजर कर लूंगा या कार्बोहाइड्रेट बनने की रेट मेजर कर लूंगा। समझ पा रहे हो। तो मेरा ज्यादा फोकस है O2 को, क्योंकि O2 जो इवॉल्व हो रही है, जो अकर हो रही है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर सब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रही है, उस रेट को मेजर करना आसान है। तो मैं ऑक्सीजन की रेट को मेजर कर लूंगा, मतलब मैंने मेजर कर ली फोटोसिंथेसिस की रेट। फोटोसिंथेसिस की रेट मैंने मेजर कर ली तो मैंने मेजर कर ली एक्शन की रेट, क्योंकि एक्शन क्या है प्लांट का, फोटोसिंथेसिस। तो मान लीजिए हमने देखा कि एक वेवलेंथ के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही तो मतलब वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, किसी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम निकल रही है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम है। एक में ज्यादा, एक में कम, एक में थोड़ी कम, एक में थोड़ी ज्यादा, उसको हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो मैंने एक्शन स्पेक्ट्रम किसको मेजर करके कर दिया, ऑक्सीजन। तो यहां लिखा हुआ है मेजर बाय ऑक्सीजन रिलीजिंग या ऑक्सीजन इवॉल्विंग, यही है क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाई एक्सिस में ले लिया और एक्स एक्सिस में वही वेवलेंथ ले लिया। सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम को मेजर करने का क्रेडिट जाता है DW इगेलमान साइंटिस्ट, एनसीईआरटी भाई छोड़ेंगे नहीं। DW इगेलमान ने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। कैसे बताया, इधर देखिए, इन्होंने ली एल्गी, इन्होंने ली फिलामेंटस एल्गी। चलिए मैं तो भूल गया हूं फिलामेंटस एल्गी क्या होती है, तुम 2-3 एग्जाम्पल मुझे सामने बोल दो, 1-2 एग्जाम्पल मेरे सामने लिख दो ताकि मुझे एल्गी याद आ जाए, एल्गी क्या होती है। फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल दीजिए। अब गलती से भी क्लेमाइडोमोनास मत लिख देना भाई, घर से बाहर निकाल दूंगा मैं, बहुत बड़े बेटा।
स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। तो देखो क्लेडोफोरा भी यूज कर सकते हैं, स्पाइरोगायरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्लेडोगोरा भी यूज कर सकते हैं, स्पाइरोगायरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लेडोफोरा लिखा है तो हम भी क्लेडोफोरा ही लिखेंगे, हम भी क्लेडोफोरा ही लिखेंगे। क्लियर बताया था? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, मतलब रिवाइज है, तुम्हें याद है, तुम्हारे एग्जाम्पल देख के मुझे भी याद आ गया एलगी, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था। ये हमने लिया है क्लेडोफोरा, और क्लेडोफोरा के अंदर ये है प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है पिगमेंट्स, मेन पिगमेंट्स भी क्लोरोफिल ए भी है। हमने इसके ऊपर डाली लाइट, कौन सी लाइट? विबग्योर, वही लाइट सोर्स लिया, प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट डाली तो ये लाइट स्प्लिट हो गई, स्पेक्ट्रम बन गया। अब देखिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, ठीक है, हमने यहां पर एल्गी ले ली, अब एल्गी करेगी फोटोसिंथेसिस, तो साइंटिस्ट ने देखा यार कैसे मेजर करूं फोटोसिंथेसिस, मेरे पास तो डिटेक्टर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है कि मार्केट में जाके डिटेक्टर लेके आऊं, कंप्यूटर खरीद के लाऊं, तो TWL मानने करना तो है भाई, दिखाना तो है दुनिया को। तो उसने दिमाग लगाया, ऐसा करते हैं हम यहां पर ले लेते हैं बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया ले लेते हैं। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को क्लेडोफोरा के ऊपर एक सस्पेंशन बना दिया, सस्पेंशन मतलब एक लेयर बना दी, ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब ये सस्पेंशन बना दिया। अब सस्पेंशन बना दिया तो साइंटिस्ट ने देखा कि यहां पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इन्होंने कौन से बैक्टीरिया लिए? एरोबिक बैक्टीरिया लिए। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि इनको मेजर करना है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों मेजर करना है? ऑक्सीजन क्यों मेजर करना है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा है, और कम बन रही है तो कम है। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिए? क्योंकि जहां ऑक्सीजन के अंदर, ये सबसे पहले बताने वाले TWL मानते हैं, कौन सी एल्गी ली? क्लेडोफोरा लिया, स्पाइरोगायरा भी ले सकते हैं। क्लियर बताएं तो? चलिए, ये रहा एक्शन स्पेक्ट्रम, ये रहा ब्लू लाइट, यहाँ ब्लू लाइट के आसपास है, और ये रेड लाइट है। तो देखो ब्लू लाइट में मैक्सिमम एक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग रेट ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, ग्रीन में बहुत कम हो गई है लेकिन जीरो नहीं हुई है, फिर रेड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और रेड में ज्यादा हो गई है, फिर कम कम होते बंदी हो गया है। तो यहाँ भी मैक्सिमम स्पेक्ट्रम कहाँ आ रहा है? एक्शन स्पेक्ट्रम कहाँ आ रहा है? ब्लू और रेड में। लेकिन मुझे बताइए क्या ग्रीन लाइट के अंदर एक्शन स्पेक्ट्रम जीरो है क्या? अरे क्या ग्रीन लाइट के अंदर स्पेक्ट्रम जीरो है क्या? नहीं, मिनिमम है लेकिन जीरो नहीं है, मिनिमम है लेकिन जीरो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। The graphic curve depicting the relative rate of photosynthesis and different wavelength of light called the action spectrum. Figure showing wavelength with photosynthesis occur in plant action spectrum. समझा दी पूरी लाइन? चलिए, अब एनसीईआरटी दो ग्राफ बता दिए, ए और बी, पहला ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, दूसरा दिया एक्शन स्पेक्ट्रम। हमें ये समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वही एक्शन स्पेक्ट्रम है, ब्लू रेड ब्लू रेड। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया,
अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम भी हो सकता है भाई। प्लांट अल्ट्रावायलेट में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने, अब यहाँ एनसीईआरटी ने बोला, ये तो बोल रहा हूं बेटा, अभी सुनो तो सही। साइंटिस्ट, अब यहाँ एनसीईआरटी ने क्या किया, एक्शन स्पेक्ट्रम को, अब कोई टाइपिंग नहीं करेगा बेटा, पहले सुन लीजिए। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक्शन स्पेक्ट्रम को मैच करवाया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ। पहले केराटिनॉइड्स को मैच करवाया, तो देखा यार केराटिनॉइड्स, तो अगर केराटिनॉइड्स को देखते हैं तो केराटिनॉइड्स ब्लू लाइट में एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन रेड लाइट में तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं दिखा रहा, तो यहाँ तो लेकिन रेड लाइट में भी एक्शन हो रहा है। और केराटिनॉइड्स तो ग्रीन लाइट में मैक्सिमम ब्लू लाइट जैसा ही एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, फिर भी वहां तो एक्शन, मतलब यहाँ तो एक्शन बहुत कम हो रहा है। तो केराटिनॉइड्स तो मैच नहीं कर रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। फिर क्लोरोफिल बी को मैच करवाया, तो क्लोरोफिल बी यहाँ आ रहा है इसका एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल बी का, और रेड का तो बिल्कुल यहीं आ रहा है थोड़ा, तो ये मैच कर रहा है, क्लोरोफिल बी भी मैच कर रहा है। लेकिन फिर क्लोरोफिल ए को मैच करवाया, तो देखा अरे क्लोरोफिल ए तो बिल्कुल मैच कर गया। क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये तो बिल्कुल मैच कर दिया। ये देखिए, यहां पर ज्यादा तो ज्यादा, यहां कम तो कम, यहां ज्यादा तो ज्यादा। अरे रेट जो एक्शन हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसके साथ सबसे ज्यादा कौन से पिगमेंट का ओवरलैप कर रहा है, मैच कर रहा है, क्लोरोफिल ए का। तो साइंटिस्ट समझ गए कि मेन पिगमेंट्स, रिएक्शन सेंटर मेन पिगमेंट्स कौन है, क्लोरोफिल ए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैच यही कर रहा है। हाँ, क्लोरोफिल बी भी कर रहा था लेकिन उतना नहीं कर रहा जितना क्लोरोफिल ए कर रहा है। तो एनसीईआरटी तुमसे बोलती है कि बताइए हमने जो मैचिंग करवाई उसमें सबसे ज्यादा मैचिंग, मैक्सिमम मैचिंग कौन से पिगमेंट की हुई है एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ, तो आंसर जाएगा क्लोरोफिल ए। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं, हम फाइंड कर पा रहे हैं या लर्न कर पा रहे हैं कि मेन पिगमेंट्स कौन है, क्लोरोफिल ए। लेकिन एनसीईआरटी यहां नहीं रुकती है, एनसीईआरटी ये बोलती है क्या क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल ए एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ मैक्सिमम, ढंग से सुनते रहना, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, स्टूडेंट फेल जाता है इसमें। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। लेकिन क्या ये ओवरलैपिंग 1-to-1 ओवरलैपिंग है क्या? 1-to-1 का मतलब होता है 100% ओवरलैपिंग है क्या? 1-to-1 का मतलब जैसे ये पाम, ये 100% ओवरलैपिंग। आगे का देखोगे तो पीछे का नहीं देखोगे, पीछे का देखोगे तो आगे का नहीं दिखाई देगा। तो क्या क्लोरोफिल ए की ओवरलैपिंग एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ 1-to-1 100% ओवरलैपिंग है क्या? नहीं है, नहीं है। एनसीईआरटी बोलती है नहीं है, आंसर नो जाएगा। देखो कैसे, इधर देखिए, मुझे बताइए क्लोरोफिल ए ग्रीन लाइट के अंदर मिनिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, मिनिमम बहुत कम, जीरो के आसपास। लेकिन क्या एक्शन जीरो हो गया क्या? क्या एक्शन जीरो हो गया क्या? अरे क्या एक्शन जीरो हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं। तो इससे ये फिर एनसीईआरटी तुमसे पूछती है ऐसा क्यों हुआ, ग्रीन लाइट में भी एक्शन क्यों हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है? तो फिर इसका आंसर जाएगा कि मेन पिगमेंट्स के साथ अदर पिगमेंट्स भी हेल्प करते हैं, जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, जिनमें आता है केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स क्या कर रहा था कि अदर वेवलेंथ ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा था और धीरे धीरे रेजोनेंस करके अपनी एनर्जी को चेंज करके क्लोरोफिल ए को पहुंचा रहा था और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे। तो ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे उस लाइट की एनर्जी को चेंज करके एक्शन सेंटर तक पहुंचाया, रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाया और फोटोसिंथेसिस किया। हाँ, कम होगा लेकिन होगा। तो क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस में सिर्फ मेन पिगमेंट्स ही पार्टिसिपेट लेते हैं या अदर पिगमेंट्स भी? अदर पिगमेंट्स। क्या मेन पिगमेंट ही लाइट एब्जॉर्ब करता है या अदर पिगमेंट्स भी? अदर पिगमेंट्स। तो क्या अदर पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करके क्या लाइट की वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन करने की रेंज को बढ़ा रहे हैं क्या? यस। क्या इससे फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्या? यस। क्या ये एफिशिएंसी इंक्रीज करने का काम क्या एक्शन
क्या एसेसरी पिगमेंट्स कर रहे हैं क्या? यस। क्या ये एसेसरी पिगमेंट्स का काम हो गया क्या? यस। क्या एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या फोटो ऑक्सीडेशन को रोकना भी था क्या? यस। पढ़ते हैं दिस ग्राफ ए बी सी, ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, बी एक्शन स्पेक्ट्रम था, सी दोनों के ओवरलैपिंग थी। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन, सम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, जैसे ग्रीन लाइट में भी। इट्स हैपन बिकॉज द अदर थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स भी हेल्प कर रहे हैं, जिनको एसेसरी पिगमेंट्स बोला है। Also absorb light transfer to energy तो chlorophyll A, ठीक है। It needed the not only able to wide range of the chlorophyll, a wide wavelength को absorb करने का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर को। और ये बात हम पहले बता चुके हैं निसेंट ऑक्सीजन के बारे में। क्या ये तीनों पैराग्राफ क्लियर है बेटा? 1 मिनट है, जिसको डाउट है पूछिए बेटा। सर ये ग्राफ एनसीईआरटी में तो पेपर में आने के चांस है। हाँ चांस है, तभी तो चिल्ला चिल्ला के जान निकाल दी है। यस, मैन तो क्लोरोफिल एक आई है, सो भी। चलिए बेटा आगे चलते, एक और डाउट आया है। हाँ बेटा सो भी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइए। अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या क्या? यस सर, कैटोनोइड्स का ही पार्ट जेंथोफिलिया में क्यों लिखा है? तो अभी तो मैंने बोला था बेटा, ये लिखा है कनक, मैंने बोल दिया था। क्या मैंने क्लास में बोला था कि एनसीईआरटी ने कैटोनोइड्स एंड जेंथोफिल लिखा है? तो मैंने बोला था कि कैटोनोइड्स की जगह इनको कैरोटीन लिखना चाहिए था, फिर भी तुमने बात पूछ ही ली ना। हम मतलब कुएं में मत गिरना भाई, इधर कुआं है, इधर मत जाना, कुआं है। फिर कुएं में गिर गए। सर कुएं में गिरना था या नहीं गिरना था? आकांक्षा पाल, फोटो ऑक्सीडेशन ना होने का रीजन बता दिया हमने, पीछे की स्लाइड देखो, पढ़ लिया करो रे भाई, जिंदगी बदल जाएगी। इधर देखिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ फोटोसिंथेसिस करेगा मनीष। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम, अच्छी तरह से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में मैकेनिज्म में 2 स्टेप आते हैं, एक लाइट रिएक्शन आते हैं और डार्क रिएक्शन आती है। एक लाइट रिएक्शन आती है और एक डार्क रिएक्शन आती है। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब ये जो रोज एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं ना, उन स्टूडेंट को मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं भाई, और लास्ट लेक्चर ही आगे जाके फाउंडेशन बनाएगा। जो फाउंडेशन था वो लास्ट लेक्चर में बना दिया है। तो हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन देख चुके थे। हम देख चुके थे लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर हो रही है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रही थी। हम तो ये भी देख चुके हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट एब्जॉर्ब होती है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स, और वहां पर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन बनती है और हाइड्रोजन भी बनते हैं, और इन हाइड्रोजन को NADP प्लस ले लेता है और NADPH2 बना लेता है, और साथ में ATP का फॉर्मेशन भी होता है। और यही ATP NADPH2 डार्क रिएक्शन में जाते हैं और CO2 का रिडक्शन करके ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज आगे जाके स्टार्च और सुक्रोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो डार्क रिएक्शन नाम डार्क है, लेकिन वो भी मेनली लाइट में ही चलेगी, क्योंकि जहां तक उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP NADPH2 नहीं मिलेंगे, वहां तक डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी। तो नाम डार्क है, लेकिन ये भी मेनली लाइट में ही चलेगी। तो डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं है, लेकिन डायरेक्ट तो डिपेंड है। क्लियर बेटा? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को अगर हम बात करें, फोटो केमिकल रिएक्शन है। फोटो क्यों? लाइट है, और कुछ केमिकल बन भी रहे हैं, मतलब टूट भी रहे हैं, जैसे वाटर, तो फोटो केमिकल बोलते हैं।
फिर लाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर की स्प्लिटिंग मतलब वाटर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब इसको समझना बेटा, फोर्थ पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट 3 तो समझ में आएगा, क्लास लेक्चर याद है? मैं पहले बोल रहा हूँ रोज क्लास अटेंड कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस जब चलती थी ना, जब भी स्टूडेंट, सुन लीजिए एक मिनट, ऑफलाइन क्लासेस चलती तब भी स्टूडेंट, जैसे एचयूआर में मोस्टली होता है, जब एचयूआर हम क्लास लेते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट से बोलता है कि सेल वैल्यू तो आती है, इसको करके ब्रेक कर देते हैं, पढ़ लेते हैं घर पे। फिर चलती, फिर जेनेटिक्स आती है, जेनेटिक्स में मेंडलिज्म आता है यार, ये क्लास रहने देता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है फिर दूसरे दिन फिर एचयूआर में मिलते हैं, दूसरे साल दूसरे सेशन में, फिर बोलते हैं सर वो क्लास अटेंड कर लेते सर, लल्लू क्वेश्चन गलत हो गया सर, क्लासेस तो पूरी अटेंड करनी चाहिए थी सर। सब मास बंक भी मार रहे हैं, फिर उसको सोच रहे थे कि पढ़ लेते हैं, वहां भी पढ़ाई नहीं होती। ये ऑफलाइन क्लास की कहानी है। स्टूडेंट बोलता है कि मैं घर पे ज्यादा पढ़ लूंगा, भाई वो उससे बढ़िया तो घर पे वहां रिवाइज ज्यादा हो जाता है। और मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ स्टूडेंट तो सोचते होंगे आज पढ़ लेते कल नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक हार्ड है टॉपिक। भाई कंटिन्यूटी रखिए, नीट के अंदर छोटे छोटे टारगेट बनाते हुए बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, और जितना रिवाइज क्लास में होता है उतना रिवाइज कहीं नहीं होता। और ये गलतफहमी तो भूल ही जाएगी, 1.5 घंटे में हम जितना बंक मारेंगे उतना हम ज्यादा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े होगे भाई। तो कंटिन्यूटी रखिए क्लास के अंदर। जिसकी क्लास के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है वो लल्लू क्वेश्चन पूछता रहता है बाद में। तो कंटिन्यूटी रखिए। मैं देखता हूं बहुत से स्टूडेंट लगातार कंटिन्यूटी रख रहे हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं है, उनके पास कोई बहाना नहीं है क्लास लेने के अलावा। अरे जिनसे दिल भर जाता है ना, उनके लिए 1000 बहाने हो जाते हैं। जिनसे दिल भर जाता है उनके लिए 1000 बहाने हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो जिसका मन नहीं है ना क्लास लेने का, उसको वैक्सीन से फीवर भी आ जाता है।